हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेज। ये आपके क्यूज का सॉल्यूशन है, क्यूज नंबर 13, और वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड था। उसी क्यूज का ये सॉल्यूशन है। और देखें इस क्यूज का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन बोला है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस डज एंट्रोपी डिक्रीज। एंट्रोपी कहने का मतलब क्या बोल रखा है कि डेल्टा एस क्या होगा हमारा, लेस देन 0 होगा। एंट्रोपी कहने का मतलब क्या है, रेंडमनेस। रेंडमनेस जितना ज्यादा रेंडमनेस उसमें एंट्रोपी क्या ज्यादा। पहला बोल रखा है फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑफ आइस, मतलब फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर क्या होता है H2O लिक्विड फॉर्म में। बोलो वो कहाँ जा रहा है, H2O सॉलिड फॉर्म में जा रहा है, वो भी कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड में रेंडमनेस कहाँ ज्यादा, लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है ज्यादा। अगर लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है तो रेंडमनेस ज्यादा, रेंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहिए था जब सॉलिड से लिक्विड जाता। पर ये कहां जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। 0 डिग्री फ्रीजिंग कर रहे हैं हम लोग, तो लिक्विड से सॉलिड जा रहा है, तो इसमें वॉल्यूम क्या कर रहा है, वॉल्यूम एक्चुअली में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो रेंडमनेस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा समझ लो कि मैंने एक हीलियम गैस लिया और मैंने एक कंटेनर में छोड़ दिया, 5 लीटर के कंटेनर है, मैंने छोड़ दिया। 5 लीटर में क्या होंगे, अगर वॉल्यूम उसका क्या करेगा, एक गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर आपने उसे 2 लीटर कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल के क्या होंगे, रेंडमनेस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने स्पेस को ही कम कर दिया है। जब स्पेस कम कर दिया है तो लिक्विड से सॉलिड में हम लोग जाते हैं, तो एंट्रोपी क्या करता है, डिक्रीज। मतलब एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होता है, सॉलिड का सबसे कम किसका, सॉलिड का, सबसे कम किसका, सॉलिड का, फिर लिक्विड का, और सबसे ज्यादा किसका, गैस का। तो एंट्रोपी इंक्रीज करता जब सॉलिड से लिक्विड जाता, पर लिक्विड से कहां जा रहा है हमारा, सॉलिड, तो यहां डेल्टा एस हमारा क्या करेगा, निगेटिव। क्लियर है ये। सेकंड में आ जाओ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर कर रखा है, उस लिक्विड से हम लोग कहां जा रहे हैं, सॉलिड में ही जा रहे हैं, पर -10 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं हम लोग। फिर भी लिक्विड से हम लोग सॉलिड ही जा रहे हैं, तो रेंडमनेस क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। अगर रेंडमनेस डिक्रीज कर रहे हैं तो एंट्रोपी यहां भी क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। तो ये ऑप्शन भी सही है हमारा, सेकंड ऑप्शन भी सही है हमारा। आज जो थर्ड में आते हैं कि N2 से 3H2 बना क्या है हमारा, 2NH3, मतलब 4 मॉलिक्यूल है। नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज करेगा, अगर कोई रिएक्शन चल रहा है, डेल्टा एनजी से भी देख सकते थे तुम। एक तो डेल्टा एनजी से देख सकते थे कि अगर डेल्टा एनजी क्या आता हमारा, पॉजिटिव आता, तो हमारा एंट्रोपी क्या करता, इंक्रीज। डेल्टा एनजी क्या होगा हमारा, एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बताओ कितने मोल्स, यहां से 2 मोल और यहां से कितने, 4, निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एनजी हमारा क्या आ रखा है, निगेटिव आ रहा है। और डेल्टा एनजी निगेटिव आता है तो एंट्रोपी हमारा क्या करता है, डिक्रीज करता है। एक तो डेल्टा एनजी के टर्म में बता दिया तुमने। दूसरी बात कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर रैंडमनेस इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। पर यहां देखो, जो रिएक्टेंट साइड है और जो प्रोडक्ट साइड है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहा है तो यहां 4 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल N2 का है और 3 मोल किसका है, H2 का है। यहां कितने बने हैं, 2 मोल बने हैं। मतलब यहां रेंडमनेस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। और नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां भी इसकी वैल्यू भी क्या आ गया हमारा, निगेटिव। ये 3 तो हमें पता ही था। ये सुनो, यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ सीओ गैस बोल रखा है कि अगर हम लोग सीओ गैस का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मान लिए कोई सरफेस है, मैंने सीओ गैस को क्या किया, इस पर ड्रॉप कर रखा है। अब जैसे तुमने, अब जैसे सीओ को छोड़ रखा है पहले, तो ये क्या हुआ, रैंडमनेस इसमें सीओ में क्या होगा, ज्यादा, वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। जैसे ही वो मेटल के सरफेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो रैंडमनेस क्या कर जाएगा, डिक्रीज करेगा। अगर रैंडमनेस डिक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी क्या करेगा, डिक्रीजिंग करेगा। बोलो, अगर हम लोग डिफाइन ही करते हैं नंबर ऑफ डिजॉर्डरनेस या रैंडमनेस, तो हम लोग एंट्रोपी टर्म को डिफाइन करते हैं। तो अगर सीओ के जैसे ही आपने मेटल के सरफेस पे डाला तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अब फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो रैंडमनेस आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अगर रैंडमनेस डिक्रीज किया है तो एंट्रोपी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये चारों जो ऑप्शन थे हमारे वो क्या थे, करेक्ट थे। मतलब 1 भी सही था, 2 भी सही था, 3 भी सही था और 4 भी सही था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया,
ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी करने का मतलब है, स्पॉन्टेनिटी कहने का मतलब कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं और रिएक्शंस हो रहा है। जैसे मिक्सिंग ऑफ गैस, आप कुछ करते नहीं, वो गैस खुद ही मिक्स कर जाता है। जैसे H2O लिक्विड, H2O हमने क्या ले रखा है सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस है। आप इसको बाहर निकालते हो तो यहाँ कहाँ चला जाता है? H2O लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो क्या आपने कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगाया क्या? अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी की बात नहीं कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड गया है, तो इस केस में क्या हो रहा है? ये प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है? हमारा स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन है, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब हमारे क्या है? स्पॉन्टेनिटी। पहले तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझाया। दूसरा कि स्पॉन्टेनिटी होने के लिए, स्पॉन्टेनिटी होने के लिए जो हमारा कंडीशन होना चाहिए, जो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होता है, वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब हमें कोई भी चीज हो रहा है यूनिवर्स में, उसमें क्या होता है? एंट्रोपी एक्चुअल में इंक्रीज ही करता है। तो डेल्टा एस यूनिवर्स किसके इक्वल होता है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होता है हमारा, वो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ किसके इक्वल? सराउंडिंग। और देखो यहाँ डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स कौन सा है हमारा? यही है क्या हमारा? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा? पॉजिटिव। ये तो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर कभी भी इंट्रोपी अगर इंक्रीज करेगा तो स्पॉन्टेनिटी का ये क्या होता है? कंडीशन होता है। जैसे डेल्टा जी क्या होता है? स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी पे भी डिपेंड करेगा कि डेल्टा जी अगर निगेटिव हो जाए तो हमारा क्या होता है? वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। वो हम लोग बाद में बात करेंगे। पर डेल्टा एस के टर्म में पूछे कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हुआ, डेल्टा एस ऑफ इनवर्स अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था। डी इज द करेक्ट आंसर। आज जो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन डिक्रीज इन एंट्रोपी। फिर पूछ रखा है कि एंट्रोपी किसमें डिक्रीज कर रहा है? पहला बात कि सॉलिड से कहां जा रहा है? लिक्विड में। और अभी क्या पढ़ाया मैंने कि एंट्रोपी सॉलिड का सबसे कम होता है और लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, मतलब कि लिक्विड में जाने से एंट्रोपी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहां तो एंट्रोपी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। यहां एंट्रोपी क्या हो रहा है? पॉजिटिव। इस वाले केस में पहले चल लेते हैं, बी छोड़ देते हैं अभी। इस वाले केस में चलते हैं। लिक्विड से कहां गया है? गैस। मैंने क्या बताया? लिक्विड से एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा गैस का होता है सॉलिड और लिक्विड में। तो लिक्विड से कहां जा रहा है? गैस। लिक्विड से गैस जाएगा तो यहां भी एंट्रोपी हमारा क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। इस वाले केस में आ जाओ, यहां लिक्विड है और यहां से पहली बात कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो किस बेसिस पे बता सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज कर देगा। ये तो हमें समझ में आ चुका है। ये भी एंट्रोपी यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। पर किस बेसिस पे? यहाँ पे एक और से देख सकते थे तुम कि लिक्विड से कहां जा चुका है? ये गैसियस फेज में जा चुका है। और लिक्विड से गैस में जाएगा तो एंट्रोपी क्या होता है? गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा तो रेंडमनेस सबसे ज्यादा, रेंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी कहां सबसे ज्यादा? डी में। तो इसमें भी एंट्रोपी क्या हो चुका है? पॉजिटिव। पर आओ थर्ड नंबर सी बी नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉलिड और गैस मिक्स किया है। एक तो पहली बात कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या कर चुके हैं? डिक्रीज कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसे ही पता चल चुका कि ये एंट्रोपी तो क्या करेगा? हमारा निगेटिव होगा। दूसरे केस में आते हैं, हम लोग आते हैं दूसरे फेज में चलते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं पता चल रहा हो, मैं डेल्टा एन जी से ना पता चल रहा हो, तो इस बेसिस पे आते हैं कि अगर यहां देख लो गैसियस फेज में है, O2 क्या है? गैसियस फेज में। सॉलिड और गैस मिक्स करके इसका फेज सॉलिड है और इसका क्या है? गैस है। ये क्या बन गया है? हमारा सॉलिड बन गया है। और हम लोग क्या जानते हैं कि गैस में रेंडमनेस क्या है? सबसे ज्यादा। गैस में रेंडमनेस ज्यादा तो एंट्रोपी भी क्या सबसे ज्यादा? गैसियस में होता है। पर ये गैसियस फेज से कहां चला गया? सॉलिड फेज में चला गया। तो यहां एंट्रोपी क्या हो चुका है? हमारा निगेटिव। तो बी इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसने ग्राफ बनाया है, डेल्टा जी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाया है। तो एक इक्वेशन यहां तुम्हें आना चाहिए था कि डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है? हमारा डेल्टा एच नोट। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहा हूं, एच नोट लगा दिया मैंने। ये फॉर्मूला होता है हमारा कि डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है? डेल्टा एच नोट और माइनस टी डेल्टा एस नोट।
ये क्या बता रहे थे वो ग्राफ मैं बता दे रहा हूं, ये ग्राफ तो दे रखा है, हम समझ देंगे। इसमें 4 केस बनेंगे और 4 केस दे रखा है। पहला, इस सारे स्पॉन्टेनिटी आ जाएगा। क्या स्पॉन्टेनिटी 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो डेल्टा जी पे, डेल्टा एच पे और डेल्टा एस पे, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर पे डेल्टा एस पे कैसे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच पे कैसे डिपेंड करेगा और डेल्टा जी पे कैसे डिपेंड करेगा। हमें स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, डेल्टा जी को क्या आना चाहिए, निगेटिव। अब इससे ही ग्राफ ये बनेगा। 4 ग्राफ इसके होते हैं, देखो मैं बना दे रहा हूं। इस तरफ डेल्टा जी लिया मैंने, ये क्या है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, और ये हमारा डेल्टा जी क्या है हमारा निगेटिव वैल्यू, ठीक है। और ये हमारा टेम्परेचर के साथ ड्रॉ कर रखा है ग्राफ। अब मैंने 4 ग्राफ बना दिया। अब ये 4 ग्राफ में पहले तुम्हें क्या पता करना था कि स्पॉन्टेनिटी का केस कौन सा है हमारा, ये निगेटिव। ये हमारा कौन सा पॉइंट बताता है, ये जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, रेड मार्क कर रहा हूं, वो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बताता है, ये एक्चुअल में बताता है टी स्विच को। मतलब वो टेम्परेचर जहां एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी हमारा क्या बता रहा है टी स्विच को, मतलब वो टेम्परेचर जहां एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहां जा रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब क्या है वो नॉन स्पॉन्टेनियस में जा रहा है, बोलो नॉन स्पॉन्टेनियस में जा रहा है। अगर ये इसकी भी बात किया जाए तो ये ग्राफ ये बना रखा है कि ये क्या जा रहा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक ये ग्राफ है। एक्चुअल में जो ग्राफ दे रखा है वो ये ग्राफ है, रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूं ये ग्राफ है। ये ग्राफ तभी क्या होगा, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या जा रहा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहां जा रहा है, स्पॉन्टेनियस में। और ये तभी हो सकता है, यहां रखो डेल्टा जी बराबर क्या आ रहा है हमारा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा ए केस जो पहला केस कि अगर डेल्टा एच क्या ले लें हम लोग पॉजिटिव ले लें, और डेल्टा एस भी हम लोग क्या ले लें पॉजिटिव ले लें, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो ये बताओ ये वैल्यू क्या हो चुका है हमारा पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या हो चुका है निगेटिव। अब डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर पे, मतलब टी स्विच आ रहा है, मतलब एक पॉइंट ऐसा है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहां जा रहा है स्पॉन्टेनियस में, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर ले लें हम लोग, टेम्परेचर को हाई कर दें तो ये एक पॉइंट होगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस कहां चला जाएगा, स्पॉन्टेनियस में चला जाएगा। तो ये हमारा आंसर तो यही हो चुका है, हमारा पहला जो केस है उसी पे हो चुका है। अगर डेल्टा एच, यहां देखना डेल्टा एच यहां क्या ले रखा है पॉजिटिव ले रखा है, और डेल्टा एस क्या ले रखा है निगेटिव। मैं एक्चुअल में जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन तो हो चुका है, मैं इन चारों ग्राफ का मतलब समझा दे रहा हूं कि ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, स्पॉन्टेनियस का कौन सा ग्राफ होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का कौन सा ग्राफ होगा। 4 केस बन सकते हैं इसमें। अब जो 4 केस बनेंगे उनके सारे ग्राफ हैं ये। अब मैंने पहला तो ग्राफ से पहला पता चल चुका है, आंसर हो चुका है कि ये जो केस है वो डेल्टा एच क्या होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ क्या जा रहा है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये क्या हमारा डेल्टा जी पॉजिटिव ले रखा है, मतलब ये ग्राफ कब जा रहा है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहां जा रहा है, स्पॉन्टेनियस में जा रहा है। तो ये ग्राफ हो चुका है ए वाले। बी में हम लोग चलते हैं, क्या है डेल्टा एच पॉजिटिव ले ले और डेल्टा एस क्या ले ले निगेटिव, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो चुका है और ये भी वैल्यू क्या हो चुका है हमारा पॉजिटिव हो चुका है, और डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो ये क्या होगा हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हमेशा होगा। क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो, और ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। आपने इसे भी पॉजिटिव ले लिया और इस वैल्यू को भी निगेटिव लिया, पॉजिटिव हो चुका है। तो ऑलवेज इस टेम्परेचर ये कंडीशन पे ऑलवेज क्या होगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस का ग्राफ कौन सा हो गया हमारा, ये ग्राफ हो चुका है। क्लियर है ये। थर्ड वाले केस पे आ जाओ, तो ये बी वाला जो ग्राफ होगा ये बी का ग्राफ है, लिख दूं मैं इसे, बी का ग्राफ है, सही है। ये ऑलवेज इस वाले केस पे क्या होगा हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्पॉन्टेनियस हो रहा है बट हायर टेम्परेचर पे। हायर टेम्परेचर पे क्यों बोला मैंने कि अगर टेम्परेचर हाई करोगे इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है,
तो अगर इस टेम्परेचर को हाई कर दिए तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो अगर वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा हमारा, निगेटिव आ जाएगा। तो हायर टेम्परेचर पे ये केस होगा हमारा। तो ये ग्राफ बी का हो गया और ये ग्राफ हमारा क्या हो गया, ए का हो गया। और यहां देखो थर्ड केस आ जाओ, डेल्टा एच क्या बोल रखा है, निगेटिव, ठीक है, और डेल्टा एस क्या बोल रखा है हमारा, पॉजिटिव। डेल्टा एस निगेटिव और डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एस क्या हमारा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस आपने पॉजिटिव लिया है, तो ये तो हमेशा क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। मतलब ये वैल्यू तो हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, ये केस नंबर 1, ये हम ऐसे लिख देते हैं, ए का ये हो गया हमारा, बी का ये हो गया। अब सी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कि सी के लिए बात कर रहे हैं कि आपने डेल्टा एच को तो पहले निगेटिव ले ही रखा है और डेल्टा एस को पॉजिटिव किया आपने, तो ये भी वैल्यू क्या हो चुका है, ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो चुका, निगेटिव हो चुका है। दोनों वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव। तो इस वाले केस में डेल्टा जी तो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। मतलब ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस तो होगा एट ऑल टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे मेंशन हो तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। और स्पॉन्टेनियस कौन सा ग्राफ है, क्या ये कोई टी स्विच आ रहा है क्या इस ग्राफ में, तो ये ग्राफ हमारा कौन सा हो गया, सी ग्राफ हो गया। आ जाओ फोर्थ चलते हैं डी नंबर पे, क्वेश्चंस में डी में चलते हैं। डी ऑप्शन बोला है कि डेल्टा एस तो हमारा क्या है, निगेटिव, और डेल्टा एस हमारा क्या है, निगेटिव। मतलब डेल्टा एस भी हमारा क्या दे रखा है, निगेटिव। आप ये भी निगेटिव दे रहे हो तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एच क्या हो चुका है हमारा, डेल्टा एच क्या हो चुका है हमारा, निगेटिव। अब डेल्टा जी को हमें क्या करना है, स्पॉन्टेनियस। मतलब वो टेम्परेचर, अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो ये डेल्टा जी क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा तो ये कहां, नॉन स्पॉन्टेनियस, और निगेटिव वैल्यू तब स्पॉन्टेनियस। मतलब वो टेम्परेचर अगर लोअर टेम्परेचर, मतलब बहुत टेम्परेचर कम कर दिया मैंने, टेम्परेचर कम कर दे तो निगेटिव की वैल्यू क्या आएगी, कम, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, ज्यादा। मतलब ऐसा एक पॉइंट होगा जहां एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस में भी जा सकता है। मतलब आपने टेम्परेचर को बहुत हाई कर दिए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या होगा, ये कंडीशन चल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज्यादा, तो मतलब कि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, कम। मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा तो वो कहां चला जाएगा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस फेज में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, हमारा डी। तो करेक्ट आंसर तो हमारा बी है हमारा, कि एक जो कंडीशन है हमारा वो क्या होना चाहिए, डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर पे है। तो ये हमारा ग्राफ का नेचर था, ये 4 ग्राफ का नेचर है। मैं तो बोलूंगा इसे देख लेना, एक बार नोट भी कर लेना इसे, ये अच्छा क्वेश्चन था। 4 कंडीशंस, ये स्पॉन्टेनिटी का बेस्ड क्वेश्चन है, मैं ऐसे पूछ सकता है वो ग्राफ बनाकर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। H2O लिक्विड से हम लोग कहाँ गए हैं, H2O गैस, ठीक है। ये तो हाँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली में मिस प्रिंट हो चुका था, यहाँ डेल्टा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या हो चुका था, सेम हो चुका था। हाँ तो वो अभी ऑप्शन को मैंने चेंज करा दिया है एक्चुअल में, कि डेल्टा एस सिस्टम यहाँ 0 कर दिया मैंने, कि H2O लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं हमारा, H2O लिक्विड से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, H2O गैस। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होना चाहिए। आप किसी सिस्टम को ले जा रहे हो, उसके लिए कंडीशन क्या है हमारा, कंडीशन क्या होता है हमारा, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब कि एक कंडीशन क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करा रहे हो। एक तो लिक्विड से कहाँ जा रहा है हमारा, गैस में जा रहा है, तो लिक्विड से गैस जाएगा तो हमारा डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी क्या करेगा, इंक्रीजिंग करेगा। और इनवर्स का कंडीशन क्या है, डेल्टा एस इनवर्स पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम भी पॉजिटिव और डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन था हमारा, कि किसी मेल्टिंग पॉइंट जैसे H2O लिक्विड से गैस में जा रहे हैं हम लोग, तो मैंने बॉइलिंग कर रहे हैं हम लोग, तो हमेशा इंट्रोपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं हमने। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस क्या हो जाए हमारा, निगेटिव हो जाए। पहली बात, ये थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े होगे तुमने, कि कार्बन डायमंड फॉर्म में हो सकता है, 2 एलेट्रॉप्स होते हैं, और कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में भी होता है। पर ग्रेफाइट क्या होता है हमारा, मोर स्टेबल होता है, और ये हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। अगर लेस स्टेबल है
और एक लेस स्टेबल से कहां जा रहा है, मोर स्टेबल के फॉर्म में जा रहा है, तो ये एंट्रोपी क्या करेगा, यहाँ एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एक लेस स्टेबल से कहां जा रहा है, मोर स्टेबल में जा रहा है। और दूसरा केस कि एक ग्रेफाइट के केस में एक्चुअल में होता क्या है ना, इसमें बहुत क्लोज पैकिंग होती है डायमंड में। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे और इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसमें हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग होते हैं। एक तो मोर स्टेबल लेस स्टेबल के बेसिस पे बोल दिए तुमने, और ये क्या होता है, इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग होते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। इसमें जो होता है स्ट्रक्चर वो एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब इसमें जो सॉलिड, दोनों एक्चुअल में सॉलिड फेज में होते हैं, तो सॉलिड फेज में इसमें सॉलिड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इस वाले फेज में। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लोग बता देते हैं कि सी ग्रेफाइट का रेंडमनेस क्या होगा, ज्यादा होगा सी ग्रेफाइट में, तो डेल्टा एस क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में आ जाओ, H2 गैस है और N2 गैस है, तो डेल्टा एस पर आप लोग क्या जानते हो, किसी भी प्रोसेस के लिए नहीं, कि NCbLnT2/T1 और NrLnV2/V1। आपने यहां वॉल्यूम की तो बात ही नहीं की है, टेम्परेचर दिया है, दोनों गैस ही है, दोनों गैस है। पहली बात, गैस तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा H2 और N2 है, तो H2 और N2 के बेसिस पे हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। टेम्परेचर दे रखा है एक चीज, तो टेम्परेचर क्या है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा तो एंट्रोपी भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो इसका भी वैल्यू हमारा क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो रखा है। क्या आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एंट्रोपी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। इस वाले केस में आ जाओ, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल किसमें चेंज हो रखा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एच गैस में चेंज हो रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं यहाँ, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे तो एंट्रोपी भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। ये 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अंत वाले डी ही होगा। अब डी होगा, आंसर तो डी ही होगा, क्यों होगा ये देखते हैं हम लोग। आपने 1 ATM जैसे एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एस बराबर क्या होता है, NCpLnT2/T1 प्लस NrLnP1/P2। आपने प्रेशर को क्या कर दिया है यहां, P2 जो हमारा है वो P2 हमारा ज्यादा है, P2 की वैल्यू क्या है हमारा, ज्यादा है, और P1 की वैल्यू हमारा क्या है, कम है। तो अगर आपने ln है, ये हमारा क्या है ln, तो ln के केस में अगर आपने डिनोमिनेटर को क्या रख रखा है, मैक्सिमम, तो ये वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव। मतलब एंट्रोपी हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब ये फॉर्मूला होगा ना हमारा, डेल्टा एस बराबर, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है ये, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, आर ln P1/P2, यही लिखेंगे ना हम लोग। आपने P2 को ज्यादा ले रखा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो ये एंट्रोपी हमारा क्या हो चुका है, निगेटिव। क्लियर है, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये जाना था, सोचना था थोड़ा सा। ये क्वेश्चंस आप ऑन द बेसिस ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे नहीं कर सकते थे। यहाँ तो N2 है, आप यहाँ टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख रखा है, मान लें टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो आपने प्रेशर चेंज किया है, तो प्रेशर का ये फार्मूला लगाना था। एंट्रोपी के लिए किसी भी एक जनरल फार्मूला निकाला होगा, जनरल फार्मूला जब निकालते हैं हम लोग तो ये फार्मूला निकल के आया है। और क्वेश्चन चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है। अब देखो 13.4 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड, H2O मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्ट कर रहा है, ठीक है, मेल्ट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर पूछ रखा है, कि मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर पूछ रखा है, उस सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर बता दो। क्लियर है, मेल्ट कर रहा है, जैसे H2O लिक्विड से मेल्ट कर रहा है, कहां, सॉलिड के फेज में, तो NaCl यहां लिए रखा है। तो एक चीज पहले सुनो कि आप H2O मान लीजिए, सुनो H2O लिक्विड से H2O सॉलिड के फेज में लेके चले गए, चाहे सॉलिड से लिक्विड के फेज में लेके चले गए, तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर को क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहां क्या बोल रखा है कि हीट, हीट मतलब क्या, उसने डेल्टा एच मेंशन कर दिया, क्यू तो दिया है हमारा, पर कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा एच का। तो डेल्टा एच यहां हमारा हो चुका है 13.4 किलो जूल, ठीक है, 13.4 किलो जूल। और यहां जब सोडियम क्लोराइड, एंट्रोपी कितना दे रखा है, 28, मतलब डेल्टा एस कितना दे रखा है हमारा, 28.5
जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। जब ये प्रोसेस हम लोग पढ़ाते हैं मिल्टिंग, बॉइलिंग, वो क्या होता है, एक रिवर्सिबल पाथ पे होता है, रिवर्सिबल पाथ से हम लोग चलते हैं। तो एक रिवर्सिबल पाथ से जाते हैं, एक रिवर्सिबल, मतलब अपने, जैसे मैंने बोला कि फ्रीजिंग हो रहा है, मतलब 273 केल्विन पे ही फ्रीजिंग हो सकता है, तो रिवर्सिबली पाथ को फॉलो करते हैं। और एक होता है कि मैंने 300 केल्विन दे दिया, तो एक रिवर्सिबली पाथ को फॉलो करके इरिवर्सिबल पाथ को हम लोग एंट्रोपी निकालते हैं। पर यहां क्या हम लोग कर रहे हैं, और रिवर्सिबली पाथ पे होता है। रिवर्सिबली पाथ के लिए डेल्टा जी हमारा क्या होता है, फॉर्मूला यहां से ही आया है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो क्लियर है। तो ये टर्म क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है हमारा, जीरो। किसी भी रिएक्शन कहां आना चाहता है, लोअर एनर्जी स्टेट पे आना चाहता है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो डेल्टा एच बराबर हमारा क्या आ गया, टी डेल्टा एस, और यही टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट निकालना था हमें, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। एक तो ये फॉर्मूला हम लोग डेल्टा जी के बेसिस पे लगाते हैं, पर ये फॉर्मूला यहां से छोड़ दो, मेल्टिंग के लिए पूछ रखा है, तो डेल्टा एच ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर हमें निकालना है, टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट निकालना है हमें, टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट निकालना है हमें, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये फॉर्मूला है हमारा, टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट निकालना है हमें। तो डेल्टा एच कितना गिवन है, एक तो पहली बात कि ये किलो जूल में दे रखा है, और ये कैस में दे रखा है, जूल में दे रखा है। तो पहले इसको कैस में चेंज करोगे, जूल में चेंज करोगे, तो 13.4 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइड बाई कितना, 28.4। ये हमारा टी ऑफ मेल्टिंग पॉइंट का निकालने का फॉर्मूला है। डेल्टा जी वाली, डेल्टा जी के टर्म में नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस नहीं है, वो हमने फॉर्मूला लगा दिया केमिकल रिएक्शंस के लिए। केमिकल रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पे है, तो ये टी मेल्टिंग पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है हमारा। अब टी ऑफ मेल्टिंग जब इससे कैलकुलेट करोगे तो टेम्परेचर आएगा 1070 केल्विन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे केवल पुट करना था, वैल्यू को पुट करना था, इसे केवल किलो जूल में चेंज कर लेना था और आपका आंसर आ जाता। ये इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The entropy change involved in the isothermal reversible expansion. 2 moles of ideal gas, वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है हमारा, 10 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, और V2 हमारा कितना दे रखा है, V2 हमारा दे रखा है 100 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, यही दे रखा है हमारा डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर को क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, बहुत सही। हम लोग इन जनरल पहले निकालते हैं कि इंट्रोपी के लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालते हैं हम लोग, वो क्या निकालते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला निकाल रखे हैं हम लोग कि एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन, यहाँ क्या दे रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लिया मैंने वी टू बाई वी वन। क्लियर है, ये टर्म क्या हो चुका है हमारा, जीरो, मतलब ये टेम्परेचर क्या है हमारा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये टर्म तो हमारा जीरो हो चुका। तो डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम की बात किया जाए तो ये आइसोथर्मल के लिए क्या निकल के आ गया, एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। बोलो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन, एन कितना गिवन है देखना, एन कितना गिवन है देखना, 2 मोल्स गिवन है क्या, ये तो फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, 2 मोल्स गिवन है। आर की वैल्यू क्योंकि जूल में ले रखा है तो 8.314 लेना पड़ेगा, इनटू आप एलएन को किस में चेंज कर लो, लॉग में चेंज कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। एलएन को किस में चेंज कर लो, लॉग में। जब एलएन को लॉग में चेंज करते हैं तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 इंटू लॉग, V2 कितना गिवन है, V2 आपने लिखा है 100 बाई 10। लॉग 10 की वैल्यू कितना, सुनना, लॉग 10 की वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 की वैल्यू होता है 1। लॉग 10 की वैल्यू क्या होता है 1। जब लॉग 10 की वैल्यू 1 हो रहा है तो ये तो वैल्यू क्या हो चुका 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 13.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये आपका इंट्रोपी निकल के आ जाएगा।
तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा था और बोला गया है कि इंट्रोपी निकालो, हमें V1 दे दिया, V2 दे दिया, मोल दे दिया। बस हम लोगों को अगर फॉर्मूला आइसोथर्मल का ना पता हो तो इन जनरल फॉर्मूला तो ये याद ही होना चाहिए। जहां आइसोथर्मल बोला तो टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम बोलता था तो ये टर्म कैंसिल, अगर प्रेशर बोलता तो प्रेशर एनसीपी वाले फॉर्मूला आ जाता। और ये याद रखना था कि लॉग का टेबल थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, log 2, log 3, log 4, log 5, log 7 और log 10 की और log 1 की वैल्यू याद रखना ही होता है। तो log 10 की वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये भी फॉर्मूले बेस्ड है। अगर सुनो कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा हो तो हमारा डेल्टा एस निकालने का एक फॉर्मूला है। डेल्टा एस निकालने का हमारा क्या है? एक फॉर्मूला है। अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है? सिग्मा एस नोट ऑफ, मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एंट्रोपी गिवन है, सबका एब्सोल्यूट एंट्रोपी गिवन है कि एस नोट ऑफ प्रोडक्ट माइनस क्या होगा हमारा? एस नोट ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला है हमारा। अब सबका वैल्यू क्या है हमारा? गिवन है। CH4 का गिवन है, O2 का गिवन है, CO2 का गिवन है और H2O का गिवन है। चलो इसमें रखते हैं डेल्टा एस नोट बराबर, पहला यहां देखो एस नोट ऑफ CH4 प्लस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यहां देखो प्रोडक्ट क्या हो चुका हमारा? प्रोडक्ट में कौन सा है? CO2, तो एस नोट ऑफ क्या? CO2 प्लस यहां स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो 2 टाइम्स ऑफ H2O, एस नोट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एस नोट ऑफ H2O। ये हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, माइनस माइनस रिएक्टेंट रखो, एस नोट ऑफ रिएक्टेंट में कौन सा है हमारा? CH4 प्लस एस नोट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एस नोट ऑफ O2। अब क्या करना था? केवल वैल्यू रखना था सबकी एस नोट। हम लोग एब्सोल्यूट एंट्रोपी गिवन है, उससे हम लोग क्या निकाल रहे हैं? चेंज। किसी केमिकल रिएक्शंस में हम लोग एंट्रोपी इस तरह से निकालते हैं कि एस नोट, ये क्या है हमारा? सम, समेशन दे रखा है मैंने, सम का दे रखा है साइन कि एस नोट सारे प्रोडक्ट साइड जितने भी हैं उसको जोड़ो और रिएक्टेंट साइड जितने हैं पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो एस नोट ऑफ CO2 की बात किया जाए और एस नोट ऑफ H2O की बात किया जाए। यहां देखो CO2 कितना गिवन है? देख लो 203.6 यूनिट क्यों लिख रखे हैं? ये हमारा है CO2 का गिवन। ठीक है, प्लस H2O का कितना गिवन है? H2O का ये है हमारा, तो 2 टाइम्स ऑफ 69.9, ये हमारा H2O का गिवन था। ये मैंने पहला प्रोडक्ट साइड लिख लिया। अब आ जाओ रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। रिएक्टेंट साइड CH4 के लिए बात किया जाए तो CH4 कितना दे रखा है? 186.2, क्लियर है ये, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एस नोट ऑफ O2 कितना गिवन है हमारा? 205। ठीक है, यहां देख लो 203 और यहां से 203.6 और 69.9 मल्टीप्लाई 8 और 89 और यहां से 6, 12, 13, तो यहां से कितना आ गया? 139.8, 139.8। क्लियर है ये? यहां से आ जाओ माइनस 186.2 प्लस 205, मतलब ये कितना हो गया? 410। यहां तक हो चुका है हमारा। अब ये इसे ऐड करो, एक्चुअल में इसे ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 203 ये देखो कितना हो जाएगा? 203.6 और 139.8 कितना हो चुका? 4
यहाँ से कितना हो चुका है 9 और 3 12 और यहाँ से 3 12 4 और यहाँ से क्या हो चुका 5 और ये कितना 353.4, यहाँ से कितना होगा 353.4, तो इसे हटा दो 353.4 लिख दूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कितना हो रखा है डेल्टा एस नोट, मतलब 353.4 माइनस इसको ऐड कर दो तो 186.2 और 410.0, यहाँ से 2 यहाँ से 6 यहाँ से 9 और यहाँ से कितना आ चुका हमारा 596.2। तो यहाँ से तो एक चीज पता चल रहा है कि 200 के अराउंड में है ये डिफरेंसेज, और 200 के अराउंड में जो आएगा हमारा, इसे डिफरेंस करोगे तो यही आएगा तुम्हारा जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, मतलब डी ऑप्शन ही आएगा तुम्हारा 242 माइनस 242.8। मतलब ये एक्चुअल में कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, एक्चुअल कंसेप्ट जो था हमारा किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर हमें एंट्रोपी निकालना हो तो प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट करते हैं, बस यही था और कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था और वो भी कैलकुलेशन ज्यादा टफ था नहीं। तो 203.6 प्लस वैल्यू पुट करना था, देख लो CO2 का 203.6 और मैंने O2 के लिए कितना है 69. H2O के लिए 69.9 है और यहाँ कितना दे रखा है CH4 के लिए देख लो 186.2 और 205 O2 के लिए। तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना हो पता है, तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से यहाँ मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -242.8 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। क्लियर है ये, बोलो। आओ 10 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा क्वेश्चन है फॉर एन आइडियल गैस। बस क्वेश्चंस तो अच्छा है, ग्राफ भी बना के दिया है इसने, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट अगर आता तो ये क्वेश्चन हो जाता। कंसीडर ओनली पीवी वर्क गोइंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट जेड, मतलब एक्स से चल रहा है वाई होते हुए जेड पहुंचा है, मतलब फाइनल स्टेट हमारा कौन सा है, जेड है। द फाइनल स्टेट जेड कैन बी रीच्ड बाय आइदर टू पाथ शोन इन द फिगर। हाँ सही है, एक्स से वाई गया है और वाई से जेड गया है, या तो डायरेक्ट हम लोग जा सकते हैं एक्स से कहाँ जा सकते हैं, जेड जा सकते हैं, मतलब इनिशियल से सीधे हम लोग कहाँ पहुंच जाए, फाइनल पे चले जाए, या एक्स से वाई हो और फिर वाई से हम लोग कहाँ पहुंचे, जेड पे पहुंचे। तो दो पाथ को उसने जिक्र कर रखा है, दो पाथ हम समझ चुके हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग चॉइस आर करेक्ट, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी एंड वर्क इज वर्क डन, मतलब ये तो जानते ही है कि डेल्टा एस क्या है हमारा, एंट्रोपी, और डब्ल्यू क्या है हमारा, वर्क डन है। और पहले ऑप्शंस पे चलते हैं। एक चीज पहले बताओ कि डेल्टा एस, थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें था और वही क्लियर हो जाता। डेल्टा एस क्या होता है हमारा, एक स्टेट फंक्शन है, क्वेश्चंस खत्म हो चुका। डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि वो डिपेंड्स ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या सही है। डेल्टा एस ऑफ एक्स जेड, जो एक पाथ दे रखा है डेल्टा एक ऑफ एक्स जेड, तो क्या पाथ पे डिपेंड करता है क्या, आप एक्स से वाई जाओ और वाई से जेड जाओ। इंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इससे पहले वाले क्यूज में मैंने ये समझाया था कि डेल्टा एस क्यों स्टेट फंक्शन है। इस वाले क्यूज में बता रहा हूं कि इस स्टेट फंक्शंस को रिलेट करके उसने रिलेशन पूछ लिया कि डेल्टा एस ऑफ एक्स जेड है हमारा, एक्स से कहां जा रहे हैं हम लोग, वाई, और वाई से कहां जा रहे हैं हम लोग, जेड। ये पाथ फंक्शन होता तो पाथ पे जरूर डिपेंड करता, पर डेल्टा एस एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो एक्स से जेड पे जाओ या एक्स से वाई जाओ और वाई से जेड जाओ, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगा, एक स्टेट फंक्शन होने के चलते। तो डेल्टा एक्स जेड क्या लिख रखा है, डेल्टा एक्स ऑफ एक्स वाई और डेल्टा एस ऑफ वाई जेड, मतलब एक्स से कहां गया है, वाई गया है, वाई से कहां गया है, जेड गया है। हाँ ये ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा।
ये बिल्कुल ऑप्शन सही है कि ये डिपेंड ही नहीं करता है पाथ पे। तो आप x से z पे जाओ या x से y पे जाओ और y से z पे जाओ, इंट्रोपी तो हमारा क्या होगा, सेम ही होगा। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और यही ऑप्शन सही भी है। दूसरा केस, वर्क बोला है कि एक्स वाई और वाई जेड। पहली बात बताओ कि वर्क क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, ना कि स्टेट फंक्शन है। अगर स्टेट फंक्शन होता तो हाँ ये ऑप्शन सही हो जाता, पर ये है क्या, पाथ फंक्शन है। और जब पाथ पे डिपेंड करता है तो आप अगर x से y जाओ, y से z जाओगे तो अलग वैल्यू आएगी, और x से z पे जाओगे तो अलग वैल्यू आएगी। तो पाथ फंक्शन होने के चलते ये ऑप्शन हमारा क्या हो चुका, इनकरेक्ट। समझ में आ रहा है ये बिल्कुल कि W क्या है, एक पाथ फंक्शन है, इंट्रोपी क्या है हमारा, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन डिपेंड नहीं करता पाथ पे, वो आप एक से ज्यादा स्टेप में कराओ या इनिशियल से फाइनल पे जाओ, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमारा सेम आएगा। अब इसने बोला डेल्टा एस ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब तीनों एक्स वाई जेड, डेल्टा एस ऑफ एक्स वाई जेड और डेल्टा एस ऑफ एक्स वाई। बिल्कुल गलत बोला है ये, क्योंकि स्टेट फंक्शन को जब डिफाइन किया जाता है तो बोला जाता है इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल, ये डेल्टा एक्स वाई जेड तो चलो यहाँ एक्स से वाई गया, वाई से जेड गया, क्या ये फाइनल स्टेप है क्या, एक्स से वाई ये फाइनल स्टेट है क्या? एक्स से जेड रहता तो समझ सकते थे हम लोग, ये एक्स से वाई दे रखा है तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। एक्स से वाई मतलब यहां से गया, ये फाइनल स्टेट के लिए बात है, हम डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल और फाइनल पे। आपने क्या दे दिया, एक्स से वाई, ये ना इनिशियल है ना फाइनल है। तो हाँ ये पहला ऑप्शन इसलिए सही था कि एक्स से जेड था, फाइनल स्टेट था, और एक्स वाई वाई जेड की इक्वल था। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो चुका है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, ए। क्लियर है ये? तो ये क्यूज नंबर 13 था, उसका सॉल्यूशन था। क्यूज नंबर 14 भी थर्मोडायनेमिक्स से ही रिलेटेड है, और वो गिब्स फ्री एनर्जी के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन सारे पे क्वेश्चंस आएंगे जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो कैलकुलेशंस भी थोड़ा सीखने की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट में ऐसा तो नहीं है कि जेईई मेन 2+2 दे के पूछ लेता है कैलकुलेशन। तो खुद से तुम्हें कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं चाहिए। पहली बात कि जेईई मेन और जेईई एडवांस अलाउड नहीं करता है कैलकुलेटर, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो खुद से करने की कोशिश करो, वो जरूरी है। और होप्सो कि ये जितने भी क्यूज हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को एक रेफरेंस से लिया गया है, ऐसा भी नहीं है कि उस क्वेश्चन को कहाँ से भी कहीं से भी उठा कर डाल दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चंस को एक्चुअल में जे एडवांस का ही एक टाइप का क्वेश्चन है, बस इसको अलग तरीके से पैटर्न कर दिया गया है। ये जे एडवांस का टाइप का क्वेश्चन है और इसे पैटर्न कर दिया गया अलग तरीके से। तो इस क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये समझना था कि स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो सोच पाओगे। तो हर क्यूज देने की जरूरत है, हर क्यूज ऑनलाइन आओ, समझो। हाँ अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारा स्पीडअप होगा, कि हाँ स्पीड बढ़ जाएगी, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सोच सकते हैं। हम वीएमसी में चले जाते हैं, ना इसको नहीं इसे अटेम्प्ट करते हैं, हम सीधे जाते हैं और क्या अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को। तो बोलते हैं भैया हम प्रेशर झेल लिए, हमने ये गलतियां कर दी, हमने ये गलतियां कर दी। अगर इसे दोगे तो गलतियां कम होगी और सीखोगे कि हम कैसे सोच सकते हैं और किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं अटेम्प्ट और वो अच्छे भी कर रहे हैं वीएमसी में थोड़ा, तो इसीलिए जरूरत है। बेस्ट ऑफ लक अगले क्विज के लिए।